हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मिशन बीपीएससी के यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, आज हम लोग जो आधुनिक भारत के इतिहास की एक सीरीज चलाए हुए थे, उसमें सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक जिसमें हम यूरोपीय कंपनियों का आगमन पढ़ रहे थे, उसमें आज हम डच कंपनी का भारत में आगमन को अध्ययन करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, जब हमने पुर्तगालियों के आगमन को देखा, जब 1498 में केप ऑफ गुड होप को पार करते हुए वास्को डी गामा भारत के कालीकट पे पहुंचते हैं, उसके कई लंबे लगभग 100 सालों तक भारत में कोई दूसरी यूरोपीय शक्ति का प्रवेश नहीं होता है। परंतु यूरोप में कुछ ऐसी घटनाएं घटती है जिसके बाद भारत में एक नई कंपनी का उद्भव होता है, जिसे हम डच कंपनी के नाम से जानते हैं। डचों का आगमन क्यों हुआ और यह डच कौन थे, हम इस वीडियो लेक्चर में देखेंगे। तो मैं आपको वीडियो शुरू करने से पहले यह बता दूं, यदि आपको इंग्लिश स्पीकिंग में कोई दिक्कत आती है, इंग्लिश से संबंधित कोई दिक्कत आती है, तो यहाँ पे आपको जो वीडियो स्क्रीन पे इमेज दिख रही है, इस चैनल पे जा करके आप इंग्लिश से संबंधित, इंग्लिश स्पीकिंग से संबंधित आसान तरीके से, किस तरीके से आप आसान शब्दों में इंग्लिश को अपनी सुदृढ़ बना सकते हैं, सीखेंगे, वो भी आधुनिक तकनीक के द्वारा। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपने लेक्चर को। तो डच कौन थे? सबसे पहले ये क्वेश्चन आता है हमारे मन में कि डच कौन थे? तो जब हम यूरोप का एक मानचित्र अपने मन में रखते हैं, देखते हैं कि सबसे पश्चिम की ओर यूरोप में पुर्तगाल था, जो हमने देखा पुर्तगाल से 1498 में भारत में वास्को डी गामा पहुंचते हैं कालीकट के तट पर, ठीक है। और यूरोप का जल मार्ग से भारत का व्यापार उद्भव होता है। और जब वो वापस पुर्तगाल जाते हैं, यूरोप जाते हैं, तो 60 गुना लाभ अर्जित करते हैं, जिससे और भी व्यापारी कंपनी उत्साहित तो हुई। परंतु आपको पता है कि पुर्तगालियों ने किस तरीके से पूरे अरब सागर पे व पूरे हिंद महासागर पर अपना कब्जा किया और उस पे अपना राजनीतिक व सैनिक व न्यायिक हस्तक्षेप को बढ़ाया, ठीक है। तो देखिए, अब डच कौन थे? डच पुर्तगाल के बाद एक देश आता है स्पेन। अब साधारण रूप से समझिए, ये जो आपको सैड एरिया दिख रहा है, ये मान लीजिए ब्रिटेन है। ब्रिटेन के नीचे फ्रांस, और फ्रांस के पश्चिम में स्पेन, और स्पेन के पश्चिम में पुर्तगाल। जब पुर्तगाल के ऊपर आप देखते हैं तो यहां पे जो समुद्र आता है उसे बिस्के की खाड़ी कहते हैं, और उसके आप आगे जाएंगे फ्रांस और ब्रिटेन के मध्य इंग्लिश चैनल आप प्राप्त करते हैं। इसको मैं ज्योग्राफी के लेक्चर में आपको विस्तार से समझाऊंगा। और उसके आगे जाते हैं तो उत्तर सागर आता है, और उत्तर सागर फ्रांस के पूर्व में दो छोटे छोटे देश हैं, उनमें से एक है नीदरलैंड और हॉलैंड के नाम से भी जानते हैं। नीदरलैंड या हॉलैंड के नाम से जानते हैं। यहीं के निवासियों को, यहां जो निवास करते हैं, उन्हीं को हम डच के नाम से जानते हैं। देखिए फ्रेंड्स, जब भी आप बीपीएससी या यूपीपीसीएस या आप किसी भी सिविल सेवा परीक्षाओं की तैयारी करते हैं, कई बीपीएससी के छात्र एमपीपीएससी मतलब मध्य प्रदेश सिविल सेवा की भी परीक्षाओं में अपना भागीदारी वहां पे भी देते हैं। तो देखिए, जब भी हम सिविल सेवा एग्जाम परीक्षाओं की बात करें तो हमें वहां पे डीप जाने की जरूरत है, ना कि हम ऊपर से किताबों को पढ़ के, फैक्टों को पढ़ करके खत्म कर लें। जब तक हम उस फैक्ट को समझे ना, देखिए डेटों को, तारीखों को याद कर लेना, रट लेना ही केवल नहीं होता है, उन फैक्ट को समझिए। तो यहां तक क्लियर है कि डच कौन थे। डच एक देश है यूरोप का जो कि 1581 तक स्पेन के आधिपत्य में ही था। परंतु 1581 में जब नीदरलैंड या हॉलैंड में राष्ट्रवादी भावनाएं ज्यादा उत्पन्न हो जाती है, तो उसके बाद यह एक स्वतंत्र देश के रूप में
एक आता है, विश्व मानचित्र में उभर करके आता है। ठीक है, 1981 से पहले यह स्पेन के आधिपत्य में ही था। अच्छा, नीदरलैंड की बात, ये डचों की बात करें तो यहां पे हॉलैंड में एक बहुत ही महत्वपूर्ण एक बंदरगाह है जिसका नाम है रोटरडम। ये आज भी वर्तमान समय में भी बहुत ही महत्वपूर्ण यूरोप के बंदरगाहों में से एक है। और यह कहां पर था? यह भी यहां पे हॉलैंड में स्थित था उस समय। कब की बात कर रहे हैं? 1581 की बात कर रहे हैं। जब भी हम तारीखों की बात करें तो एक तारीख को आप जब तक इतिहास में दूसरे तारीख से ना जोड़े तब तक आप उसको अपने एक काल्पनिक कल्पना में उसको सही तरीके से उतार नहीं सकते और उस तारीख को याद नहीं कर पाएंगे। तो देखिए 1500 जब ये रोटरडम्स जो था यह इनका बहुत ही प्रमुख बंदरगाह था। ये किस नदी पर बसा हुआ था? तो राइन नहर पर, राइन नदी पर बसा हुआ था। और राइन नदी जो थी यह जर्मनी व अन्य यूरोप के देशों में बहुत ही प्रमुख व्यापारिक नदी थी जो पूरे यूरोप में व्यापार के लिए प्रख्यात थी उस समय भी और आज के वर्तमान स्थिति में भी। रोटरडम्स, ठीक है। और हॉलैंड की जो राजधानी थी वो थी हमारी एम्स्टर्डम। क्या थी फ्रेंड्स? एम्स्टर्डम। याद रखिएगा, रोटरडम जो था बंदरगाह था, राइन नदी के तट पर स्थित था और एम्स्टर्डम हॉलैंड की क्या थी? राजधानी थी। यहां तक क्लियर है? अच्छा, ये जो हॉलैंड था या कहें कि डचेस जो थे ये भी भारत में आकर के ना केवल यही और भी यूरोप की शक्तियां भारत या पूर्वी क्षेत्र में आकर के व्यापार करके अधिक से अधिक लाभ अर्जित करना चाहती थी। परंतु मैंने बताया कि जैसे कि पुर्तगाल पहले से ही अरब सागर और हिंद महासागर में पूरी अपनी नौसेना के बल पे इसको कब्जा किए हुए थे और किसी भी नई शक्ति को प्रवेश नहीं करने दे रहे थे। ठीक है, तो ये क्या करते हैं? ये व्यापार करने के इच्छुक तो थे परंतु इनके पास पूंजी की कमी थी। तो इन्होंने प्रारंभ में अपने रोटरडम बंदरगाह से लिस्बन, जो कि पुर्तगाल की राजधानी है, इस रास्ते से यह व्यापार करते थे और अन्य यूरोपीय देशों में भी राइन नदी के माध्यम से वस्तु को पहुंचाते थे। और इससे जो लाभ होता था, इससे जो वह पूंजी एकत्रित करते थे, वो पूंजी को उन्होंने अपनी नौसेना व हल्के जहाजों बनाने में लगाया। और इन्होंने जिन जहाजों का निर्माण किया वो पुर्तगाली जहाजों से काफी ज्यादा हल्के थे, वह यह ईंधन भी कम लेते थे और इनको चलाने में मानव शक्ति भी कम लगती थी। यहां तक पूरी तरीके से क्लियर है। हमने देखा कि हॉलैंड कौन था, डच कौन था? हॉलैंड के निवासियों को डच कहते थे। उन्होंने 1581 में किससे स्वतंत्रता प्राप्त की? स्पेन से। स्पेन का पूरा आधिपत्य था यहाँ पे, ठीक है। परंतु स्वतंत्रता के बाद यह व्यापार करने के इच्छुक थे पर व्यापार नहीं कर पा रहे थे पूंजी के अभाव में। तो उन्होंने शुरुआती व्यापारिक संबंध पुर्तगाल के लिस्बन से बनाया और अपना यूरोप से धन अर्जित करने लगे। फिर इन्होंने जब अपनी नौसेना को तैयार कर लिया, वह हल्के जहाजों को बना लिया, तो इन्होंने यह निर्णय लिया कि अब हम पूर्व के देशों में जाएंगे और अपने पूर्व के व्यापारों को बढ़ाएंगे और व्यापारिक लाभ को स्वयं अर्जित करेंगे, जो कि हम पुर्तगालियों से लेकर के करते हैं। तो देखिए 1595, कई बुकों में आपको तिथि 1595 मिलेगी, कई बुकों में आपको तिथि जो है 1596 भी मिल सकती है। 1595-96 में डचों ने एक व्यापारिक दल को भेजा, जैसे कि पुर्तगालियों ने भेजा था। किसके नेतृत्व में? वास्को डी गामा के नेतृत्व में आए थे। वैसे ही डचों ने भी कार्नेलियस, देखिए जो यहां पे मैं प्रोनाउंसिएट कर रहा हूं उसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा। कई बच्चे यहां पे देखिए, यही है कि हम जो सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं जितने भी छात्र, वो किस तरीके से अलग हैं अन्य वनडे एग्जाम से। ठीक है, तो देखिए अगर आप प्री क्लियर भी कर लेते हैं तो आपको यही सब दिक्कतें जो हैं मेंस में जरूर सामना करना पड़ता है। तो देखिएगा कार्नेलियस देहस्तमान,
कई अब बच्चे यह बोलते हैं सर नहीं, कार्नेलियस हाउटमैन। तो देखिए ये जो कार्नेलियस मैंने बोला है, कई जगहों पे कार्नेलियन भी, यन न भी आपको दिखेगा, और देहस्तमान को हाउटमैन भी कहते हैं। ठीक है, यहां पे कोई दिक्कत तो नहीं, कार्नेलियस देहस्तमान बोल लो या कार्नेलियस हाउटमैन बोल लो। इनके नेतृत्व में एक व्यापारिक दल गुट को पूर्व की ओर भेजा गया और उन्हें पूर्व में व्यापार के लिए क्या करा कि भाई खोजो जाओ व्यापार के लिए अपना। और यह कोई कंपनी नहीं थी, यह व्यापारिक समूह था। ये याद रखिएगा, यह कंपनी नहीं थी, व्यापारिक समूह था। तो ये जो आते हैं, तो आपको यहीं से एक और चीज क्वेश्चन याद होने चाहिए। सबसे पहले जो भारत में आते हैं, कौन आते हैं? पुर्तगाली आते हैं। पुर्तगाली के बाद कौन आए? डच आए। ठीक है, मैं क्या बोल रहा हूं, कौन सी यूरोपीय शक्ति भारत में आई? सबसे पहले पुर्तगाली आए, कब? 1498। फिर डच आए 1595, या कई बुकों में हमें 96 भी लिखा रहता है। फिर अंग्रेज आए 1600 ईस्वी में। अंग्रेज के बाद जो डैन आए 1616 ईस्वी में। फ्रांसीसी आए 1664 ईस्वी में। ये तो हुआ यूरोपीय शक्तियों के आगमन का क्रम। अगर बात करें, अगर हम बात करेंगे कंपनी का, तो वहां पे एक विरोधाभास यह दिखता है कि पुर्तगाल के बाद आ तो बहुत पहले कौन गए थे? डच। परंतु भारत में जो व्यापारिक कोठी की स्थापना किया, वो पहले डचों से पहले अंग्रेज कर चुके थे। ये याद रखिएगा स्थिति को भी बिल्कुल। ये कंपनी कोठी की स्थापना, व्यापारिक कोठी की स्थापना, देखिए कंपनी की स्थापना या फैक्ट्री की स्थापना के ज्यादा अच्छा मैं कोठी शब्द का प्रयोग करना महसूस ये क्यों करूंगा कि मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा कि मैं व्यापारिक कोठी शब्द का प्रयोग क्यों करता हूं, और आपको अधिकतर स्टूडेंट को यह पता भी होगा। कार्नेलियस देहस्तमान आया, जब ये आता है तो ये भारत में ज्यादा अपनी रुचि ना दिखाकर ये पहले कहां पहुंचते हैं? ये इंडोनेशिया पहुंचते हैं। ये देखिए, ये भारत वर्तमान का, इधर पश्चिम में पाकिस्तान, ये हमारा हो गया अंडमान निकोबार, ये श्रीलंका हो गया। श्रीलंका पर भी ये डच कब्जा करते हैं, पुर्तगालियों से ये भी छीन लेते हैं। जब हम इधर थोड़ा और पश्चिम की ओर देखें, हम अफ्रीका महाद्वीप मान लीजिए ये है, ठीक है, तो यहां पर आप देखिएगा अफ्रीका को पार करके जब ये आते हैं, और सभी कंपनियां लगभग पहले धीरे धीरे कब्जा करते हुए पहुंचती हैं। तो जो डच थे उनका मुख्य उद्देश्य भारत ना आकर के कहां? इंडोनेशिया की तरफ गए। इंडोनेशिया ये कौन सा देश है? जब आप देखते हैं, देखिए भारत, म्यांमार, फिर इधर आते हैं, तो दक्षिण पूर्वी एशिया में इंडोनेशिया एक द्वीपीय देश है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है आसियान का। जब मैं इंटरनेशनल रिलेशनशिप आपको पढ़ाऊंगा, तब मैं आपको बताऊंगा कि इंडोनेशिया क्या है पूरी तरीके से। यहां पे मलाया, जकार्ता, जावा द्वीप समूह को मिला करके एक देश बना है इंडोनेशिया। यहां पहुंचते हैं और यहां से इंडोनेशिया को मसाला द्वीप या मसाला पुंज के भी नाम से जाना जाता है। ये यहां पहुंचते हैं, ठीक है, आप यहां तक क्लियर है। डच पहले भारत ना करके कहां पहुंचे? इंडोनेशिया पहुंचे। अब ये कब पहुंचे? 1595-96। देखिए, ठीक है, मैंने बता दिया आपको 96 का भी फैक्ट बता दिया, कई किताबों में आपको 96 मिल जाएगा इसीलिए, ठीक है। अब क्या होता है, डचों को यह आभास होता है कि अब हमें भी एक लीगल मतलब वैध तौर पर एक कोठी कंपनी बनाना चाहिए, और उन्होंने मार्च 1602 जो कि मैंने बताया था एक विरोधाभास है। पहले कंपनी की स्थापना अगर देखते हैं तो 1600 में अंग्रेजी कंपनी जो कि रानी एलिजाबेथ ने इंग्लैंड में कर दिया था, ब्रिटेन में, और 1602 में डच की सरकार में कंपनी बनी, और कंपनी का नाम VOC, वेरी गंदे ऑस्ट इंडीज। कई लोग इसे प्रोनाउंसिएट कर नहीं पाते हैं। देखिएगा, वेरी गंदे ऑस्ट इंडीज, या इसी को कहते थे यूनाइटेड ईस्ट इंडीज कंपनी ऑफ नीदरलैंड। ठीक है, ये कंपनी बनी। अब ये कंपनी तो बनी ही बनी, ये कंपनी, इस कंपनी को कई तरीके के
अधिकार भी दिए गए। इस कंपनी को कई तरीके के अधिकार क्या दिए गए कि जाओ तुम पूरब में जब जाओगे तो वहां के देशों से तुम लड़ सकते हो। इनको कई तरीके के अधिकार दिए गए, जाओ तुम पूरब के देशों में क्या कर सकते हो, लड़ सकते हो, राजाओं से लड़ सकते हो, उनसे संधियां कर सकते हो, ठीक है, और व्यापार तो कर ही सकते हो। और इसको 21 वर्ष तक के लिए पूरब में व्यापार करने के लिए प्रारंभ में अनुमति दी गई, बाद में उसे बढ़ाया गया अनुमति को। ये चीजें मैं आगे बताऊंगा, ठीक है। 21 वर्ष तक की अनुमति थी, ठीक है, यहां तक पूरी तरीके से क्लियर है। अब ये जब प्रारंभ में जब इंडोनेशिया पहुंचते हैं तो इंडोनेशिया में एक जगह था जिसका नाम था वांटम पर अपना आधिपत्य करते हैं और वहीं से अपने व्यापार को संचालित करते हैं। 1602 में इन्होंने क्या जीत लिया, इंडोनेशिया में वांटम को जीत लिया। यहां तक पूरी तरीके से क्लियर है। अब हम आगे डिस्कशन करेंगे। देखिए 1602 में जब इन्होंने वांटम जीत लिया उसके बाद इन्होंने क्या किया, डचों ने 1602 में जब इंडोनेशिया में वांटम को जीता उसके बाद इन्होंने 1605 में दो बड़ी घटनाएं की, दो बड़ी एक्टिविटी की। 1605 में 1602 में कंपनी बनी और 1605 में इन्होंने दो बड़ी घटनाएं की, बड़ी एक्टिविटी की, जिसमें से 1605 में इंडिया में मसूलीपट्टनम आंध्र प्रदेश, इसके बारे में बहुत ज्यादा अच्छे से मैं बताऊंगा आपको अंग्रेजी कंपनी के दौरान। 1605 में इन्होंने मसूलीपट्टनम जो कि आंध्र प्रदेश राज्य में वर्तमान है, वहां पर अपनी पहली भारत की व्यापारिक कोठी, डचों की पहली व्यापारिक कोठी कहां पे स्थापित हुई, 1605 में डचों ने कहां पे, मसूलीपट्टनम में पहली व्यापारिक कोठी। मैंने पिछली वीडियो में बताया था जब मैं पुर्तगाली पढ़ा रहा था, पुर्तगालियों ने अपनी सबसे पहली व्यापारिक कोठी कहां पे स्थापित की थी, पुर्तगालियों ने सबसे पहले अपनी व्यापारिक कोठी कोचीन में स्थापित की थी, ठीक है, फिर उसके बाद कन्नूर में की थी। तो यहां पे क्लियर है 1605 में इन्होंने दो घटनाएं की थी। पहली तो इन्होंने मछलीपट्टनम पहली व्यापारिक कोठी भारत में स्थापित की और 1605 में ही इंडोनेशिया में इन्होंने अम्बायना द्वीप को पुर्तगालियों से जीता। क्या बोल रहा हूं मैं, अम्बायना द्वीप जो था उसको पुर्तगालियों से जीता और उसको अपने प्रमुख व्यापारिक केंद्र के रूप में विकसित किया। फिर क्या हुआ 1613 में, 1613 देखिए इसको इन्होंने पहले अपना प्रमुख केंद्र बनाया था अम्बायना को, ठीक है, परंतु 1613 में जकार्ता जीता और जकार्ता के ही पहाड़ियों पर इन्होंने एक शहर बसाया जिसका नाम था वेटेविया और इसी को इन्होंने अपनी प्रमुख, अब इंडोनेशिया से ही ये पूरा व्यापार भारत का संचालित कर रहे हैं और ये अपना पूरा कंट्रोल रूम हेड ऑफिस कैसे बनाए हुए हैं, वेटेविया, जो कि कहां है, इंडोनेशिया में। और ये भारत में कहां पर आ चुके हैं, ये भारत में यहां कोरोमंडल तट पर आ चुके हैं। ये हमारा मालाबार तट, ये हमारा पूरब में कोरोमंडल तट पे ये आ चुके हैं। जब अभी देखिए यहां पे जो यहां का भारत का व्यापार डच कहां से अपना पूरा कंट्रोल किए हुए, इंडोनेशिया से। इन दोनों घटनाओं के बीच में भारत में ये एक घटना करते हैं। 1610 में डचों ने चंद्रगिरी के राजा से पुलिकट को लिया और इसी पुलिकट में इन्होंने एक सिक्के की टकसाल लगाई, बारूद की फैक्ट्री लगाई, वस्त्रों का व्यापार, वो मैं अभी आगे जब भारत को विशेष रूप से बताऊंगा तब मैं इसको बताऊंगा। तो अभी तक जितनी भी घटनाएं हुई हैं मैंने भारत के अंदर डचों का प्रमुख क्या क्या हुआ वो नहीं बताया, बस मैंने दो चीजें बता दी। मछलीपट्टनम को लेते हैं 1605 में, फिर 1610 में इन्होंने क्या लिया, चंद्रगिरी के राजा से इन्होंने पुलिकट को लिया और भारत में मेन कोठी थी ये इनकी, ठीक है। अब देखिए जितना भी हमने पढ़ा उसको एक क्रम लगाते हैं। 1595 में कार्नेलियस हाउटमैन या कार्नेलियस देहस्तमान भारत पूरब की ओर आए थे, ठीक है।
फिर उसके बाद 1602 में क्या हुआ था, कंपनी की स्थापना, वेरी गंदे ओस्ट इंडीज, ठीक है, कंपनी की स्थापना हुई और 1602 में ही ये आकर के भिड़ गए पुर्तगालियों से। कहां पर, इन्होंने वांटम को जीता पुर्तगालियों से। फिर 1605 में इन्होंने पुर्तगालियों से ही जकार्ता जीता, जिसमें उन्होंने अम्बायान जीता, ठीक है। 1605 में इन्होंने मछलीपट्टनम, पहली भारत की व्यापारिक डच कोठी बनाई। फिर जकार्ता, फिर 1641 में इन्होंने, हाँ बहुत इंपॉर्टेंट, मलक्का जल संधि, ज्योग्राफी में मैं पढ़ाऊंगा, मलक्का जल संधि आज भी बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। इसी इंडोनेशिया द्वीप समूह के बीच में जो मलक्का की जल संधि है उसे इन्होंने पुर्तगालियों से ही जीता। 1698 में इन्होंने सिलोन, अर्थात जो ये श्रीलंका है वर्तमान में, सिलोन श्रीलंका का पुराना नाम पेपर में पूछा गया है, ये एमपीपीसीएस में पूछा गया है कि श्रीलंका का पुराना नाम क्या है, तो सिलोन था। तो ये देखते हैं हम, ये अभी जितनी भी घटनाक्रम है ये बाहरी घटनाक्रम है। अब जो हम आगे देखेंगे वो इंडिया के बारे में देखेंगे। यहां तक आपको पूरी तरीके से क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो देखिए यहां तक आपको क्लियर हो गया है। अभी तक हमने डचों का बाहर क्या रहा, बाहर अर्थात इंडोनेशिया में क्या किया उन्होंने, श्रीलंका में क्या किया, और भारत में पहली व्यापारिक कोठी जो थी इनकी मछलीपट्टनम में लगाई। तो प्रश्न यहां से पूछता है कि जो अंग्रेजों ने पहली फैक्ट्री भारत में लगाई मछलीपट्टनम में 1605 में, यहां से ये किस चीज का व्यापार करते थे, तो नील का व्यापार करते थे, ठीक है। इन्होंने यहां पे अपनी पहली भारत में व्यापारिक कोठी लगाई, कब, 1605 में, ठीक है। फिर उसके बाद इन्होंने पुलिकट मैंने बताया था चंद्रगिरी के राजा से इन्हें मिला था। 1610 में इन्होंने यहां से ये वस्त्रों का व्यापार करते थे। इन्होंने बारूद का कारखाना लगाया, टकसाल लगाई, जहां से यह एक सोने का सिक्का पेगोडा, क्या याद रखिएगा, सोने का सिक्का पेगोडा यहां से जारी करते थे। और ये जो था पुलिकट, ये मुख्यालय बना रहा 1690 तक। इसके बाद नागापट्टनम, ये जो लिखा हुआ है नागापट्टनम पे इन्होंने 1658 में कब्जा किया था, ठीक है। 1645 में इन्होंने कराईकल पर आधिपत्य अपना जमाया। और इधर देखिए 1658 में इन्होंने पूरे बंगाल में विभिन्न क्षेत्रों में कैसे कारखाने, कासिम बाजार, जहां पे इन्होंने रेशम की चक्री, जहां पे 3000 से अधिक कर्मचारी कार्य करते थे। 1656 में कुछ समय तक के लिए हुगली भी इनके पास रहा। चिंसुरा, जहां से ये वस्त्रों का व्यापार करते थे। उड़ीसा में इन्होंने बालासोर को, ठीक है। अब देखिए पर क्वेश्चन यहां से पूछता है, बंगाल में अगर पहली फैक्ट्री की पूछ ले तो 1627 में पिपली में लगाया था, ठीक है, पिपली में। और क्वेश्चन ये पूछा गया है 65वीं बीपीएससी में पूछा था कि भाई पटना में डचों ने पहला कारखाना कहां लगाया था, तो 1632। मैंने आपको जब भी मध्यकालीन इतिहास बिहार का पढ़ाया है, चैनल पे जाकर के प्लेलिस्ट में देखे, वहां पे जब मैं अंत बताता हूं मध्यकालीन बिहार के इतिहास में, वहां बताया है कि भाई भारत में जब डच बिहार में जब पहुंचते हैं तो वो क्या, सोरा का और सूती वस्त्रों का यहां से व्यापार करते हैं पटना से। ये तो हमारा रहा। और हाँ, कराईकल 1645। अब बात करें अगर हम, ये तो कोरोमंडल का हो गया, मालाबार तट पे बात करें तो इन्होंने 1663 में कोचीन में, जहां पे कोचीन के राजा के साथ डचों ने मिल करके पुर्तगालियों को हराया और कोचीन पे अपना आधिपत्य जमाया। उसके बाद कन्नूर। और बात जब आती है सूरत पे, सूरत से जो क्वेश्चन घुमाता है, क्वेश्चन बहुत ही आपको यहां से तकलीफ घुमा फिरा करके, देखिए कई बच्चे क्या समझते हैं, पहले पुर्तगाली आए, पुर्तगालियों ने यहां पे अपनी फैक्ट्री लगा ली होगी, दूसरे नंबर पे डच आए, डचों ने लगाई होगी, तीसरे नंबर पे अंग्रेज आए, अंग्रेज। पर नहीं, क्वेश्चन ये पूछा जाता है संक्षिप्त में। जब आप क्वेश्चनों का प्रैक्टिस करेंगे तब आप पाएंगे, क्वेश्चन पूछा गया था, प्रीवियस ईयर में पूछा गया है कि सूरत में सबसे पहले अपनी व्यापारिक कोठी किस कंपनी ने लगाई, पुर्तगाली ने लगाई, डचों ने लगाई, अंग्रेजों ने लगाई, फ्रांसीसी ने, तो सबसे पहले अंग्रेजों ने लगाई। यहां पे देखो पुर्तगाली का नियंत्रण था, पर आपको पता है पुर्तगालियों ने यहां पे अपनी व्यापारिक कोठी नहीं खोली, सबसे पहले यहां पे अंग्रेजों ने खोली और प्रयास किया था 1608 में, परंतु वह विफल रहा। मैं अंग्रेजी कंपनी के आगमन
आगमन में पढ़ाऊंगा। 1613 में वो काम पूरा हुआ। अंग्रेजों ने पहली व्यापारिक कोठी सूरत में खोली थी, अस्थाई, वैसे तो पहली मछलीपट्टनम अस्थाई थी वो। 1616 में फिर किसने खोली? यहाँ पे डचों ने स्थापित की। यहां से ये सूती वस्त्र का व्यापार करते थे। तो देखिए हमने देखा था जो डच ईस्ट इंडिया कंपनी थी, जो कि 65 लाख हम बात करते हैं कि भाई 65 लाख, कुछ क्वेश्चंस मैंने आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट बना दिए हैं, ठीक है। 65 लाख गिल्डर में स्थापित की गई थी। कुछ मैंने आपको देखिए नीचे जो आपको नंबर दे रहा है, इससे आप हमारे व्हाट्सएप से जुड़ सकते हैं और देखिए जुड़िए। पर क्या होता है, कई छात्र वो लंबे समय तक जुड़े नहीं रहते हैं, ग्रुप से जल्दी हट जाते हैं। ग्रुप का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, ग्रुप में बने रहिए। वहां पे और भी वीडियोस, और भी टीचर्स जो है, हमारे फैकल्टीज जो हैं, वो भी निरंतर रूप से अपनी वीडियोस डालते रहते हैं। उन वीडियोस को देखिए, नोट्स जरूर वहां पे नोट्स इतने इंपॉर्टेंट अदर बहुत ही ज्यादा आपको प्रतिष्ठित संस्थान जो है दिल्ली के, उनके नोट्स आपको उपलब्ध कराए जाते हैं। देखिए वहां पे जुड़िए और जुड़े रहिए, लंबे समय तक जुड़े रहिए। कोई दिक्कत होता है इंडिविजुअली मेरे को मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए यहां तक देखा, और डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1750 तक लगभग भारत में 39% व्यापार पर अपना कब्जा कर लिया था। परंतु जिस तरीके से पुर्तगालियों ने पूरे व्यापार पे कब्जा करा, पुर्तगालियों को हटा के डचों ने कब्जा करा। पर बात क्या थी, पुर्तगालियों के बिल्कुल बराबर में ही अंग्रेज भी आए हुए थे, आपको पता है 1608 में, है ना। पूरा उन्होंने कर चुके हैं यहां पे। तो 1795 में सभी केंद्र, आगे की बता रहा हूं, 1795 में अंग्रेजों ने इनके सभी केंद्रों को पूरी तरीके से कब्जा कर लिया। आपको पता है एक निर्णायक युद्ध हुआ था, हम आगे पढ़ेंगे। 1795 वेदरा का युद्ध जो कि बंगाल में हुआ। 1759 में जब ये वेदरा का युद्ध हुआ था, 1759 में, आपको पता है इसकी उससे पहले 1757 प्लासी का युद्ध, उससे पहले 2 कर्नाटक युद्ध हो चुके थे। अर्थात जो कंपनी थी अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी, बहुत ही मजबूत हो गई थी। 1795 में पेरिस की संधि के द्वारा अंग्रेजों ने क्या कर लिया था, डच की जितनी भी भारत में व्यापारिक कंपनी थी छीन ली थी, केवल सूरत को छोड़ के। और उस सूरत को भी 1824 में सूरत को क्या कर दिया, डचों ने बेच दिया अंग्रेजों को। इस तरीके से डचों का भारत से पूरी तरीके से खत्म हो जाता है। और आगे चलकर हम देखेंगे अंग्रेजी कंपनी का आगमन। और आपको यह वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं, और अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें। और हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।